लेकर है न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और नेशन एट 9 में हम जिक्र करेंगे उन तमाम खबरों का जो इस वक्त देश में छाई हुई हैं। विस्तार से चर्चा होगी, चलिए करेंगे शुरुआत। खबरों की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। 3 दिनों के सूरीनाम दौरे के बाद आज राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया दौरे पर रवाना हुई। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर सर्बिया दौरे पर जा रही हैं। जुलाई 2022 में कार्यभार संभालने के बाद पहली बार इस देश की यात्रा है। इससे पहले बीती रात सूरीनाम के पाराम्बरियो में भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे खुशी है कि सूरीनाम में प्रवासी भारतीय देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण विकास भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इससे पहले बीते दिन राष्ट्रपति एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपके आतिथ्य और स्वागत से अभिभूत हूं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी के निमंत्रण पर 4 से 6 जून तक सूरीनाम की यात्रा पर थे। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर सरकार ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया। इस बात की जानकारी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। खेल मंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर से पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। इसके पहले ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने मीडिया को इस बाबत जानकारी दी थी कि 3 जून को रात पहलवानों और उनके कोचों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी। पूनिया ने कहा था कि गृह मंत्री ने मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया था। आपको बता दें कि यौन शोषण के आरोपों के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल 18 जनवरी को बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत तकरीबन 30 पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों ने पहलवानों के आंदोलन से समर्थन वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पहलवानों की मांगों पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 9 जून को होने वाला प्रदर्शन रद्द किया गया है। पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों की मीटिंग को लेकर किसान नेता नाराज बताए जा रहे थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पहलवानों ने अमित शाह के साथ की मीटिंग के बारे में किसान नेताओं को भी नहीं बताया था। इसके बाद उन्होंने पहलवानों से प्रदर्शन से अपना समर्थन वापस ले लिया था। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नोएडा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे महासंपर्क अभियान के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में नड्डा पुराने कार्यकर्ताओं को 2024 में तैयारियों में जुटने का मंत्र देंगे। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बैठक नोएडा में सेक्टर 51 स्थित LPS स्कूल में होगी। बैठक में कुल 185 पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। सीएम केजरीवाल की मुलाकात दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के आदेश के खिलाफ राजनीतिक दलों के नेताओं के समर्थन मांगने के बीच हो रही है। और बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और केंद्र शासित राज्यों के कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के मकसद से 19 मई को एक अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपने के बाद लाया गया था। अगली खबर राजस्थान से है, जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर ही पेंशन का लाभ मिल जाएगा। पहले यह सीमा 28 साल की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था। इस बैठक में कर्मचारियों की प्रमोट, पेंशन, स्पेशल पे और पदनाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
साथ ही कई समाजों को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे कर्मचारियों को 28 की जगह 25 साल की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर भी पेंशन का पूरा लाभ मिल सकेगा। साथ ही 75 साल के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता भी मिल पाएगा। इस संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। अगली खबर बिहार से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास और आजादी की बातें बदलने की कोशिश की जा रही है। पटना में हज भवन में आयोजित दुआया मजलिस में हज के लिए विदा होने वाले हज यात्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में जो उल्लेखित नहीं है वो आजकल वो बातें भी हो रही हैं। कुछ लोग बिना मतलब झंझट पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देश सुरक्षित रहे इसके लिए भी आप सभी दुआ कीजिएगा। मोबाइल फोन के बेजा इस्तेमाल को लेकर भी सीएम ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आजकल मोबाइल के चक्कर में ज्यादा लोग पड़े हुए हैं, पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्होंने हज यात्रियों से आग्रह किया कि मोबाइल के चक्कर में ज्यादा मत रहिए, ये ऐसी चीज है जो धरती को खत्म कर देगी। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बालासोर रेल हादसे के पीड़ित परिवारों से पश्चिम बंगाल की सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप भी लगाए। हादसे के पीड़ितों को दी गई मुआवजे की राशि में 2000 रुपए के नोट हैं। इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ महिलाएं हाथ में 2000 रुपए के नोट दिखाती नजर आ रही हैं। दावा है कि इन्हें ममता सरकार की ओर से ये नगद राशि दी गई है। सुकांत मजूमदार ने ट्वीट भी किया कि क्या ये काले धन को सफेद करने का जमीनी तरीका नहीं है। न्यूज इंडिया इस वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता। और खबरों में एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर केंद्र सरकार ने दाल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत अरहर, उड़द और मसूर दाल खरीदने की 40% सीमा को 2023-24 तक के लिए खत्म कर दिया है। किसान जितना चाहे उतनी दाल सरकार को प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत बेच सकते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस खरीफ सीजन और आने वाले रबी सीजन में इन दाल की बुआई में बढ़ोतरी आएगी। आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि दाल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्राइस सपोर्ट सिस्टम के तहत अरहर, उड़द और मूंग की खरीद सीमा को 23-24 सीजन के लिए खत्म कर दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक गोवा में शुरू हो गई है और बैठक के दौरान विचार विमर्श का संचालन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ फ्रांस और कोरिया गणराज्य ने भी किया, जो IFAWG के सह अध्यक्ष भी हैं। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूती करने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का SDR आवंटन और वैश्विक ऋण संवेदनशीलताओं का प्रबंधन करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। पहले दिन कुल 3 सत्रों का आयोजन किया गया था। बैठक में अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राजस्व पटवारी संघ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई यानी पिछले 23 दिनों से राज्य स्तरीय की हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल के चलते आय, जाति निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह प्रभावित हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि हड़ताल की वजह से युवाओं नागरिकों को नौकरी भत्ते संबंधी कार्यों में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इधर पटवारी संघ भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और मांगें पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। चलिए अगली खबर होगी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रस्तुति दी गई है। मुख्य सचिव ने बताया है कि घाटे के चलते
ओवरड्राफ्ट की स्थिति में है। वर्तमान में राज्य में 1000 करोड़ का घाटा है। वहीं इसके लिए आज 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। सखू सरकार ने केंद्र पर हाथ बांधने का आरोप तक लगा दिया। कई योजनाओं के बजट और कर्ज में केंद्र से कटौती पर हताशा दर्ज की गई। साथ ही सीएम सखू ने कहा कि दिन ब दिन काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। केंद्र ने लोन लेने की सीमा को 5500 करोड़ रुपए कम कर दिया है। भारी एजेंसियों से वित्तीय सहायता में की गई कटौती की गई, जिसकी सीमा केवल 3000 करोड़ निर्धारित की गई है। कर्नाटक का बजट अगले महीने यानी जुलाई में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बताया कि राज्य का बजट 7 जुलाई को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में अभी बजट पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद 7 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हम बजट सत्र अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू करने के लिए प्रावधान करेंगे। चुनाव से पहले पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का आकार 3,08,000 करोड़ था। इंदिरा कैंटीन के बारे में सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को फिर से शुरू करने की तैयारियां करने का निर्देश दिया है। गोवध विरोधी कानून पर फिर से विचार करने के संबंध में कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। खबरों में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की ओर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष कांग्रेस के उपाध्यक्ष आपको बता दें अब्दुल्ला ने राज्य में चुनाव नहीं करवाने पर चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव हमारा अधिकार है, आयोग को इसका जवाब देना होगा। अगर वे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं और इससे उन्हें संतुष्टि मिलती है तो करें। साथ ही ये कहा कि हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम चुनाव कराने के लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे। हमारा भी स्वाभिमान है, हम भूखे नंगे नहीं हैं जो उनके आगे घुटने टेके। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, हम उनसे सुनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने पिछले महीने श्रीनगर में हुई G20 मीटिंग को दिखावा करार दिया। अगली खबर हरियाणा से है, जहां सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर बीते दिन किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर शाहबाद में जाम कर दिया। दोपहर से देर शाम 7 घंटे तक हाईवे जाम करके बैठे रहे। देर शाम पुलिस प्रशासन ने पहले किसानों को हाईवे खाली करने के लिए कहा और जब वो नहीं हटे तो पहले किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, फिर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में 100 से अधिक किसान घायल हुए हैं। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित 100 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि नेशनल हाईवे देश की लाइफलाइन है और इसे किसी भी हालत में बाधित ना होने दिया जाए। और अब बात दिल्ली की, जहां पर जामिया स्थित एक गोदाम की छत पर रखे बक्से में 2 बच्चों के शव मिले। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जिन बच्चों के शव मिले हैं वह भाई बहन हैं। परिजन दोनों बच्चों की एक दिन पहले से ही तलाश कर रहे थे। अचानक गोदाम की छत पर रखे बॉक्स को खोला गया तो उसमें दोनों के शव थे। बच्चों की लाश देखकर घर में मातम फैल गया। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। इसके बाद अब पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस को आशंका है कि दोनों की मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के बड़ी मुंगावली में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 14 घंटे से चल रहा है। मौके पर रेस्क्यू टीम के साथ सीहोर के डीएम प्रवीण सिंह, एसपी मयंक अवस्थी सहित जिला प्रशासन का अमला भी मौके पर मौजूद है। बच्ची का नाम सृष्टि कुशवाहा बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि नजदीकी ग्राम बड़ी मुंगावली में दोपहर 1 बजे 2.5 साल की सृष्टि एक 300 फीट गहराई वाले खुले बोर में गिर गई थी। बताया जा रहा है कि बच्ची 50 फीट पर जाकर फंसी हुई है। बोर के ही पास में 5 पोखरेन मशीन और 5 जेसीबी की मदद से गहरा गड्ढा किया गया है। बताया जा रहा है कि पत्थर आ जाने की वजह से खुदाई में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां आज छोटा राजन की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र निकलजे उर्फ छोटा राजन को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।
दरअसल हाल ही में उसने वेब सीरीज स्कूप के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एस.जी. दगे की अवकाश पीठ ने हंसल मेहता और नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया सहित सीरीज मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को राजन की याचिका के जवाब में आज अपना हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जेल में बंद गैंगस्टर ने 1 जून को वेब सीरीज के खिलाफ अदालत का रुख किया, जिसमें कहा गया कि उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का उपयोग या दुरुपयोग उसकी पूर्व सहमति के बिना उसके व्यक्तित्व अधिकारों के साथ साथ मानहानि का ये उल्लंघन है। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं कर्नाटक की ओर, जहां सिद्धरामैया सरकार के मंत्री के वेंकटेश के गौ हत्या को लेकर दिए गए बयान से सियासी पारा चढ़ गया। मंत्री के बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ता गाय को लेकर सड़कों पर उतरे। बता दें कि के वेंकटेश ने अपने एक बयान में कहा कि अगर भैंसों को मारा जा सकता है तो गाय को मारने में क्या दिक्कत है। के वेंकटेश के इस बयान के विरोध में बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता गाय के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने के वेंकटेश के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने साल 2021 में गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाया था। अब कर्नाटक सरकार उस कानून में संशोधन पर विचार कर रही है। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां राजकोंडा पुलिस ने कुछ घंटों में ही मर्डर फॉर गेन केस का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 12,60,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया। राजकोंडा पुलिस ने बीते शाम को आरोपी एंडला राकेश और गुंडापति ललिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एंडला राकेश मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में कैशियर के रूप में काम करता था। बाद में लगभग 1.5 साल पहले तोरूर गांव आया और उसने अपने भाई के घर में रहने लगा। इसी दौरान उसने दूसरे आरोपी ललिता से जान पहचान की। दोनों के बीच अवैध संबंध हुए। दोनों फोन पर बातचीत करते हुए करीब 1 महीने पहले दोनों ने समृद्धि समथैया के घर में चोरी की योजना बनाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर बीते दिन एक हाईवे पर उस वक्त बियर लूटने की होड़ मच गई जब बियर से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। हाईवे पर बियर लूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग बियर की एक बोतल पाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। यह मामला आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली का है। दरअसल बियर के 200 कार्टन ले जा रहे ट्रक अचानक पलट गया, जिससे सारी बियर सड़क पर ही बिखर गई। आसपास के लोगों के कानों में जैसे ही बियर बिखरने की खबर आई, लोग बियर की बोतल लेने के लिए दौड़ पड़े। बियर लूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लूटने वालों में बच्चे, नौजवान से लेकर बूढ़े तक शामिल हैं, जो अपने हाथ में बियर की जितनी बोतलें समेट सकते थे उतनी बोतलें उठा ली। खबरों में अब रुख करेंगे कर्नाटक की ओर, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इसी के तहत लोगों को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा, कहा कि वो पॉलिटिकल बेरोजगार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश में उद्योग क्रांति आई है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका और चीन भी इस समय लो इकोनॉमिक ग्रोथ से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में क्रांति है। राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द ही 2024 में रामलला मंदिर विराजमान। अगली खबर केरल से है, जहां कन्नूर टाउन पुलिस स्टेशन के पास एक लॉरी चालक की हत्या का मामला सामने आया। ड्राइवर का शव सड़क पर पड़ा मिला और काफी खून बह रहा था। हमले के पीछे चोरी करने वाले गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस थाने की ओर से भागने की कोशिश करते समय ड्राइवर के दाहिने पैर में गहरी चोट लगने से वो गिर गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और खबरों में अब रुख करते हैं तेलंगाना की ओर, जहां पर राजकोंडा में एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन टीम के मुताबिक पुलिस ने साथ मिलकर चौपुट्टल और याचाराम में अलग अलग घटनाओं में तराजे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है और 5 जून को 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अधिकारियों ने 380 किलो मादक पदार्थ, 4 कार, 9 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की, जिसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस आयुक्त DS चौहान के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पर विशाखापट्टनम में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए हैं। 387 समझौता ज्ञापनों में से 100 समझौता ज्ञापनों पर व्यापार और उद्योग विभाग ने हस्ताक्षर किया। राज्य सरकार ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि इस दौरान 2,769 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 6,858 लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा हुए हैं। ताड़ेपल्ली में कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री GIS के दौरान मार्च में हस्ताक्षरित MOU की प्रगति का जायजा लिया गया। सभी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि MOU पर साइन करने वाली कंपनियां 2024 तक काम शुरू कर देंगी। और खबरों में हम रुक करेंगे तमिलनाडु की ओर, जहां वन विभाग ने थेनी जिले के असीलामपट्टी शहर के पास बदमाश हाथी एरिकोम्बन को पकड़ लिया है। और इससे पहले इस हाथी को केरल वन विभाग ने 29 अप्रैल को इडुक्की जिले से पकड़ा। इसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व लाया गया। एक हफ्ते पहले इस हाथी को कुंभम शहर में प्रवेश किया और एक सुरक्षा अधिकारी के स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हाथी को तमिलनाडु में पापनासम की ओर लाए जाने के और गहरे जंगल में छोड़ने की संभावनाएं हैं।